हे लर्नर्स, वेलकम टू IIMcom। आई होप यू गाइस लर्निंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप बैंकिंग। ठीक है, तो ग्रुप बैंकिंग का जो डिसएडवांटेजेस है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने ग्रुप बैंकिंग का मीनिंग एंड एडवांटेजेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसका जो वीडियो है वो मैं उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप बैंकिंग। ठीक है, नंबर वन पे क्या है? लिमिटेड चॉइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है? इन एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड ग्रुप बैंकिंग, एम्प्लॉयज आर टाइड टू द बैंक चूजन बाय देयर कंपनी। जो भी कंपनी ने चूज किया है बैंक, उसी बैंक पे क्या आता है? एम्प्लॉय को बैंकिंग सर्विस लेना पड़ता है। This restricts their flexibility and may prevent them from choosing a financial institution that better fits their personal preference or offer more favorable terms। इससे क्या होता है? उनका जो पर्सनल चॉइस है कि किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो अपना सर्विसेज ले, वो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर टू पे क्या है? पोटेंशियल फॉर अनइक्वल बेनिफिट्स। अब यहाँ पे क्या होता है? नॉट ऑल एम्प्लॉयज़ इन ए ग्रुप बैंकिंग प्लान में बेनिफिट इक्वली। ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज़ है वो सब एम्प्लॉयज़ को ग्रुप बैंकिंग में सेम टाइप का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता। द पर्क्स एंड incentives can vary and may exclude certain employees groups, creating internal dis, dis, disparities। यहाँ पे क्या होता है? जो इंसेंटिव्स होता है, ठीक है, या फिर जो सुविधाएं होता है वो अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग हो सकता है। अलग अलग मतलब एम्प्लॉयज़ ग्रुप के लिए अलग अलग हो सकता है। और ये किसके लिए होता है? ऑब्वियसली इंटरनल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो नंबर थ्री पे क्या है? डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयर्स चॉइस। अब यहाँ पे क्या होता है? इफ़ एन एम्प्लॉय लीव्स देयर जॉब, they may lose the special perks और लो फीस एसोसिएटेड विद देयर ग्रुप बैंकिंग प्लान। अब यहाँ पे क्या होता है? जो एम्प्लॉई है अगर उसने अपना जॉब छोड़ दिया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? जो वो स्पेशल बैंकिंग सर्विस वो अवेल कर रहा था, वो बैंकिंग सर्विस उसको उसके बाद से मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, जब भी वो अपना जो मतलब कंपनी है वो छोड़ देगा, तो उसके बाद से वो स्पेशल जो बैंकिंग सर्विस है उसको मिलना बंद हो जाएगा। फोकसिंग दैम टू फाइंड न्यू बैंकिंग सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या होगा? वो नया किसी बैंकिंग सोल्यूशन पे मतलब जाना पड़ेगा, उसको कोई दूसरा बैंक पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम चल रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे क्या होता है? ए होल्डिंग कंपनी डज नॉट ऑलवेज रिपोर्ट ऑन द इंटरनल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इट्स सब्सिडीज। यहाँ पे क्या होता है? होल्डिंग कंपनी हमेशा अपने जो सब्सिडीज है उनको जो इंटरनल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन का रिपोर्ट है वो प्रोवाइड नहीं करता। दिस कैन रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी फॉर इन्वेस्टर एंड कंज्यूमर। ये क्या करता है? एक रिस्ट्रिक्शन बन जाता है किसके लिए? इन्वेस्टर एंड कंज्यूमर का ट्रांसपेरेंसी के पर। ठीक है, making it more difficult to access the financial health of overall organization। इससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ जो एसेस करने में प्रॉब्लम होता है या फिर डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। नंबर फाइव पे क्या है? इंक्रीज्ड complexity and cost। अब यहाँ पे क्या होता है? मैनेजिंग मल्टीपल सब्सिडरी बैंक्स अंडर ए सिंगल होल्डिंग कंपनी क्रिएट्स मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल एंड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई एक मतलब एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, अब वहाँ पे मल्टीपल अगर सब्सिडरी बैंक्स होगा तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशनल रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्सिटी या फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। दिस इंक्रीजेस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल कॉस्ट एंड कम्प्लाई कॉम्प्लिकेट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इससे क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल कॉस्ट बढ़ता है। ऑब्वियसली उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब करना पड़ेगा, फिर उस पे कॉस्ट भी आएगा। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा? जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर सिक्स पे क्या है? रिस्क ऑफ फेलियर कंटेंजियन। अब यहाँ पे क्या होता है? द फेलियर ऑफ वन मेंबर बैंक कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द एंटायर ग्रुप। अब ग्रुप बैंकिंग में अगर कोई एक मेंबर बैंक अगर फेलियर होता है, तो वहाँ पे जो ग्रुप है सारा मतलब पूरा ग्रुप का ही एक मतलब इफेक्ट आ जाता है।
Although the holding company structure is designed to contain risk, negative publicity and loss of confidence can spread other members बैंक and affiliates. जबकि क्या होता है होल्डिंग बैंक में, मतलब होल्डिंग कंपनी में जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे बना होता है कि वो रिस्क को मैनेज कर सके, निगेटिविटी पब्लिसिटी एंड लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस कैन, ये सब मतलब मैनेज कर सके, उसमें मैनेजमेंट प्रॉपरली हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेस इफेक्टिव सुपरविजन। अब यहाँ पे क्या होता है, द इनडायरेक्ट एंड ऑफन कम्प्लेक्स मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ होल्डिंग कंपनी मेक्स डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ मेंबर बैंक्स मोर चैलेंजिंग देन ब्रांच बैंकिंग। ऑब्वियसली जो कम्प्लेक्स मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो होल्डिंग कंपनी है वो डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरवाइज करता है मेंबर्स बैंक को, जिससे कि क्या होता है वो एक चैलेंजिंग हो जाता है, मतलब ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है ग्रुप बैंकिंग में अदर देन ब्रांच बैंकिंग। ठीक है, दिस कैन अलाउ इन इफिशियंसी और मिसकंडक्ट टू गो अननोटिस्ड। ऑब्वियसली यहाँ पे इनएफिशिएंसी या फिर मिसकंडक्ट होने का खतरा रहता है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।